नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। मुझे विश्वास है कि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि जब एक वीडियो रीमैरिज कर लेती है, दोबारा शादी कर लेती है, तो उसके क्या राइट और इंटरेस्ट हैं उन प्रॉपर्टीज़ में जो उसके पहले हस्बैंड के हैं, और क्या वो राइट और इंटरेस्ट उसके पहले दूसरी पत्नी से जो बच्चा होता है वो क्लेम कर सकता है। ऐसा ही एक सवाल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डील किया अभी रिसेंटली। इसके फैक्ट को समझते हैं। माधवन के मरने के बाद चेरुवती ने नील कमल से शादी की। माधवन से उसको एक बेटा था, शंकरन। माधवन की डेथ हो जाती है 1910 में, और उसके बाद जो सेकंड मैरिज से भी उसको एक चेरुवती को एक बेटा होता है जिसका नाम है चंदू। चंदू एक सूट फॉर पार्टीशन फाइल करता है उन प्रॉपर्टीज़ का जो कि माधवन यानी कि चेरुवती के पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, और उसमें डिफेंडेंट बनाता है शंकरन यानी माधवन के चेरुवती के पहले हस्बैंड माधवन के बेटे को, और उसके और जो रिलेटिव्स होते हैं उसको। यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो सक्सेशन लॉ एप्लीकेबल होगा वो, चूँकि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने के पहले की घटना है, तो उस समय जो रूल प्रिवेल कर रहा था, एक्ट प्रिवेल कर रहा था, वो उस एप्लीकेबल होगा। चूँकि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद बहुत सी चीज़ें वो ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि इस केस में क्या हुआ और क्या लॉ प्रोपाउंड हुआ जिसकी वजह से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से ठीक हमने ये वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और ये पिछले 4 साल में हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा। और आज मैं स्पेशली इस बात को यूँ कह रहा हूँ क्योंकि ये 300th वीडियो है, 300वां वीडियो है ये जो मैं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे सफ़र में मेरा साथ दिया, अपने क्वेश्चंस भेजे, अपने कमेंट्स भेजे, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को देखा और शेयर किया, लाइक किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ओकेज़न है मेरे लिए। तो इसके बाद हम लौटते हैं चेरुवती के 2 बेटों के बीच के जो प्रॉपर्टी का लिटिगेशन था उस पर। जो चंदू ने फाइल किया था मुकदमा, वो बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट को लेकर कहा, और उसका ये कहना था कि जो माधवन के लाइफ टाइम में ही वो प्रॉपर्टी चेरुवती के पास आ गई थी, और इसलिए ये माधवन की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और ये ओरिजिनली ये प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही है चेरुवती को। उसका ये कहना है कि माधवन अपने लाइफ टाइम में वो और उसकी मदर ने एक मॉर्गेज डीड साइन किया था, हालांकि वो पोजीशन नहीं दिया था मॉर्गेज डीड के तहत। बाद में चेरुवती ने, उसकी डेथ के बाद चेरुवती शंकरन के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे, और साथ में उसकी माधवन की मदर ने, तीनों ने मिलकर एक लीज डीड एग्जीक्यूट किया। उस लीज डीड के बाद जिन 2 व्यक्तियों के फेवर में किया, उन दोनों व्यक्तियों ने बारी बारी से उस प्रॉपर्टी को 10-15 साल के बाद असाइनमेंट डीड के ज़रिए चेरुवती के पास लौटा दिया। तो ये माधवन की प्रॉपर्टी ये थी नहीं, ये कहना था चंदू का, जो चेरुवती का बेटा था अपने दूसरे हस्बैंड से। तो इन प्रॉपर्टीज़ की, जो इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर ये जो कहा, इसलिए उसका कहना था कि भाई ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली चेरुवती को ही बिलोंग करती थी। ट्रायल कोर्ट ने पार्टीशन के सूट को अलाउ किया, और जो भी शेयर बनता था शंकरन का नहीं, चंदू का, वो उसको मिल गया। कोर्ट जो सूट में डिक्री हुई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उसको सेटिसाइड करती है और अपील को अलाउ करती है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो मेन जिस पे रिलाई किया वो था सेक्शन 2 ऑफ हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट, जो उस समय प्रिवेल कर रहा था जब माधवन की डेथ हुई 1910 के आसपास। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट बड़ा क्लियरली ये कहता है कि जो राइट है विडो का डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, वो ख़त्म हो जाता है रीमैरिज करने पे,
और ऐसे डिटरमाइन होता है जैसे कि उस दिन जिस दिन उस रीमैरिज की उस दिन एज इफ मानो कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसके सारे राइट्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं और वो प्रॉपर्टी किसी तरह की प्रॉपर्टी में जो पहले हस्बैंड का है वो इंटाइटल नहीं होते। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट थे दो सन अराउंड 2000 का, उसका डिटेल मैं दे दूँगा, उस पर रिलाई किया। और अभी जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका डिस्कशन कर रहा हूँ, उस केस का नाम है कि जाके बट कांडिलियम माधवन वर्सेस थिरुकुनाथ मिथल जानकी। और ये जजमेंट लिखा गया है 9 अप्रैल 2024 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा। हालांकि जिस डिवीज़न बेंच ने जजमेंट लिखा उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस के साथ जस्टिस सुधांशु धूलिया थे। और ये सिविल अपील नंबर है 8616/2017। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सवालों का जवाब दिया जो मुझे बहुत बढ़िया लगा और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल देखिए कि क्या विडो का कोई राइट होता है अपने फर्स्ट हस्बैंड के, अपने प्रायर एक्स हस्बैंड के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में अगर वो रीमैरेज कर लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 2 राइट टू विडो, जो हिंदू विडोज़ रीमैरेज एक्ट 1856 का है, उसमें बड़ा क्लियरली ये कहता है कि कोई राइट नहीं होता अगर वो रीमैरेज कर लेती है। रेदर एक डीम्ड प्रोविज़न या ये माना जाता है, डीम्ड या लीगल फिक्शन है कि जिस दिन वो रीमैरेज करती है उस दिन ये माना जाता है जैसे उसकी डेथ हो गई और उसके सारे राइट जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गए उस समय। दूसरा सवाल ये था कि अगर क्या डिक्लेरेशन फाइल करना ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट के को ना इनवैलिड करार करने का जिसको उस विडो ने साइन किया है, उस विडो के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की वजह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि जब विडो के पास कोई पावर ही नहीं था कि वो उसे उस प्रॉपर्टी में अपना कोई टाइटल ही नहीं था, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट साइन करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और उसके डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी किसी मूल प्रॉपर्टी में जो रिवील करता है कि कन्वेयर के पास जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास कोई टाइटल नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट अपने आप में इनवैलिड होता है और उसके डिक्लेरेशन उस लेना या उसको कैंसिल कराना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई टाइटल सूट होता है तो क्या कोर्ट उस इसमें एक और भी इशू इन्वॉल्व था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्या कोई टाइटल सूट किसी सूट में टाइटल को डिसाइड किया जा सकता है जब वो टाइटल का इशू ही नहीं बना है कोर्ट में ट्रायल के दरमियान। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट एग्जामिन कर सकती है टाइटल को उस सूरत में जब कोई भी पार्टी अपनी डिफेंस में ये लिया है कि जो टाइटल है वो बिलोंग नहीं करता प्लेंटिफ को या जो मुकदमे में आया है या डिफेंडेंट को। तो अगर किसी पार्टी ने अपोजिट पार्टी ने ये डिफेंस ले लिया है तो हालांकि वो टाइटल सूट नहीं है लेकिन फिर भी कोर्ट टाइटल सूट डिसाइड कर सकती है। ये बड़ा ही कॉमन इश्यूज़ है। कई बार इंजंक्शन का दावा होता है या कुछ और दावा होता है जिसमें स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन टाइटल को लेकर नहीं मांगा जाता, तब भी कोर्ट का इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर ऐसा है भी तो भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है अगर अपोजिट पार्टी ने जो टाइटल क्लेम कर रहा है उसके टाइटल को डिनाई किया है तो वो कोर्ट उसमें जा सकती है और डिसाइड कर सकती है। तो इन जो इश्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो डिसाइड हुए वो ये था कि किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप डिवॉल्व नहीं होगा किसी भी तरीके से उस सेकंड हस्बैंड के बेटे के पास अपनी मदर के थ्रू, क्योंकि उसके मदर का ही कोई राइट नहीं है। पर्टिकुलरली उस कॉन्टेक्स्ट में जो 1956 के पहले का केस है, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ 1956 में, उसके पहले का केस है। अब मैं ये कहूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2 हिंदू वीडो रीमैरेज एक्ट का डिफरेंस किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक जजमेंट वैलुमुरी वेंकटा शिवा प्रसाद वर्सेस कथूरी वेंकटेश्वरलू पे रिलाई किया, जो 2000 का जजमेंट है जिससे जिक्र मैंने किया था। ये 2000 वॉल्यूम 2 SCC 139 है।
जिसमें ये वीडियो कहा कि जैसे वीडियो को का कोई राइट इसलिए नहीं डिसाइड होता है कि ये एक्ट में ही प्रोविज़न है कि जिस दिन वो रीमैरेज करते हैं उस दिन उसको एज इफ शी हैड डाइड ये वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जैसे उसकी मृत्यु हो गई तो सारे राइट वीडियोज़ के जिस दिन वो रीमैरेज करती है अपने पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसी दिन ख़त्म हो जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सूट को डिसमिस किया था उसको रिस्टोर कर दिया। तो होप बट इसमें एक ही राइडर है कि ये 1956 के पहले का जजमेंट है, पहले का इंसिडेंट को कवर करता है, तो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने इश्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए जिसके ज़रिए मैं आपसे कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में रहता हूँ। थैंक यू।